हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सी-टेट जुलाई 2024 के लिए जो है EVS से अध्याय 4 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके। तो इस अध्याय से हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है बेहतर तैयारी कर सकें। तो हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित है। तो एक है निर्देशित खोज, 2 है सहयोगात्मक अधिगम, 3 है समस्या समाधान, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ये जो है हमारा निगेटिव प्रश्न है और नहीं वाला चुनना है। ऑप्शन 1 है यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। 2 है इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। 3 है यह अध्ययन की क्रियाशील विधि है। और 4 है इस विधि के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। अब है प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का लाभ नहीं है। तो इसमें आगमन विधि का लाभ बताना है, क्या नहीं है। तो ऑप्शन 1 है यह विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। 2 है यह विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगता है। देखिए, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगता है। और 3 है आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने में के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है, इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। और 4 है कि इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम एवं स्वयं निकाल लेते हैं। इससे उनका मानसिक विकास सरलतापूर्वक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 होगा, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का दोष नहीं है। तो ऑप्शन 1 है यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, इनका प्रयोग केवल बड़े और वह भी बुद्धिमान बालक ही कर सकते हैं। दूसरा है आगमन विधि द्वारा सीखते हुए यदि बालक किसी अशुद्ध सामान्य नियम की ओर पहुंच जाए तो उन्हें सत्य की ओर लाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 3 है इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्वयं बालकों का खोजा हुआ ज्ञान होता है, अतः ऐसा ज्ञान उनके मस्तिष्क का अस्थायी अंग बन जाता है। 4 है आगमन विधि द्वारा केवल सामान्य नियमों की खोज की जा सकती है, अतः इस विधि द्वारा प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जाती। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 है इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्वयं बालकों का खोजा हुआ ज्ञान होता है, अतः ऐसा ज्ञान उनके मस्तिष्क का अस्थायी अंग बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण की डैश उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। 1 है निगमन विधि, 2 है आगमन विधि, 3 है परियोजना विधि, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1 निगमन विधि। ठीक है। आगे
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का दोष नहीं है? निगेटिव प्रश्न है, इसमें नहीं वाला चुनना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है, इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा अमूर्त से मूर्त की ओर चलना पड़ता है। इस दृष्टि से यह विधि शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा ऑप्शन है, इस विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। तीसरा है, यह विधि नियमों अथवा सिद्धांतों को बलपूर्वक रटने के लिए बाध्य करती है। परिणाम स्वरूप बालक पाठ में कोई रुचि नहीं लेते। आगे है, इस विधि में बालकों को अपने निजी प्रयासों द्वारा ज्ञान को खोजने का कोई अवसर नहीं मिलता है। इससे उनमें मानसिक दासता विकसित हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। इस विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अविनाश पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निरक्षरता, गरीबी और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर अधिक बल देना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे अधिक प्रभावी होगा? 1 है, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। 2 है, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। 3 है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। 4 है, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अगला प्रश्न है कि रितिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सबसे अधिक प्रभावी एवं उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन 1 है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। 2 है, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। 3 है, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। 4 है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है? तो 1 है, यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। 2 है, यह विधि छोटे बालकों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसके प्रयोग द्वारा बालक ज्ञान का प्रयोग करना सफलतापूर्वक सीख जाते हैं। 3 है, निगमन विधि में बालकों को शिक्षक द्वारा बनाया हुआ नियम अथवा दिया हुआ ज्ञान हर हालत में स्वीकार करना पड़ता है। और 4 है, निगमन विधि द्वारा बालक शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें अशुद्ध नियमों को जानने का कोई अवसर नहीं मिलता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। निगमन विधि में बालकों को शिक्षक द्वारा बनाया हुआ नियम अथवा दिया हुआ ज्ञान हर हालत में स्वीकार करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, समस्या विधि औपचारिक शिक्षण विधियों से भिन्न है क्योंकि इसमें ऑप्शन 1 है, विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता रहती है। 2 है, विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता नहीं रहती है। 3 है, विद्यार्थियों को समस्याओं में उलझा कर रखा जा सकता है। 4 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग तथा संलग्नता रहती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के
पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? ऑप्शन 1 है इस संप्रत्यय को समझने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। 2 है ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। 3 है संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझाने के लिए ICT के प्रयोग की बात करती है। 4 है वन काटने के परिणामों को विस्तार से समझती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। उसके बाद से अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कथन विधि का दोष है। तो 1 है छात्र निष्क्रिय हो जाता है। 2 है अध्यापक आलसी हो जाता है। 3 है विषय वस्तु पर्याप्त नहीं होती है। 4 है अकृत ज्ञान मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, छात्र निष्क्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न है राहुल कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्यों उपयोगी होता है, बताइए। तो अगला प्रश्न ऑप्शन है उचित दिशा। ऑप्शन 1 है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना। 2 है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। 3 है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। 4 है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए है आगमन विधि स्वयं में पूर्ण नहीं है। बी है यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। सी है इस विधि को सीखने में अधिक समय लगता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 है, कौन सही है इसमें बताना है। 1 है ए और बी, 2 है बी और सी, 3 है ए और सी और 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 4, ए बी और सी। अगला प्रश्न है अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे? तो 1 है हर्बर्ट स्पेंसर, 2 है आर्मस्ट्रॉन्ग, 3 है इमिल और 4 है रूसो। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है कक्षा 1 से 5 के स्तर पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? तो 1 है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। 2 है क्रियाकलाप संचारित करना तथा कौशलों का विकास करना। 3 है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं यानी अवधारणाओं को समझना। उसके बाद से 4 है आकलन में सफलता प्राप्त करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना। प्रश्न जो है 17 है कविता कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जंतु हमारे दोस्त प्रकरण पढ़ाते समय नीचे लिखी हुई पत्ती का प्रयोग करती है। 1 है ये है जंतुओं पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। बी है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे जंतुओं को ध्यान से देखने के लिए कहना। सी है विभिन्न जंतुओं की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षिप्त में उनका वर्णन करना। कविता किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। 2 है अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। 3 है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। 4 है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। अब चलिए अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है? तो एक है, इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों बचत होती है। दो है, निगमन विधि द्वारा रटा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क का अस्थायी अंग नहीं हो बनता। तीन है, बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, अतः वे वस्तुओं को बनाने, बिगाड़ने अथवा तोड़ने फोड़ने में रुचि लेते हैं, पर निगमन विधि केवल अमूर्त चिंतन पर ही बल देती है। चार है, इससे बालकों की रचनात्मक शक्तियाँ अविकसित की ही रह जाती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा, इस विधि के प्रयोग में समय तथा शक्ति दोनों बचत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दत्त कार्य का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? तो निगेटिव प्रश्न है। तो चलिए देखिए उत्तर क्या होगा इसमें। यहाँ कह रहा है कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा देना तथा उन्हें सीखने की क्रियाओं को की ओर उन्मुख करना। दो है, विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान न करें। तीन है, निश्चित सीखने के अभ्यास तथा क्रियाओं को देना। चार है, अध्ययन तथा दूसरी सीखने की क्रियाओं के लिए निर्देश देना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन दो हो जाएगा, विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान न करें। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। एक है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। दो है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तीन है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। चार है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास में मदद करता है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन चार हो जाएगा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? एक है, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। दो है, श्यामपट्ट पर लिखी गई विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन तीन है, जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। चार है, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है तीन हो जाएगा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। अब ए है, क्या मृदा में वायु है? बी है, क्या पानी के अंदर वायु है? सी है, क्या हमारे शरीर में वायु है? डी है, क्या हमारे हड्डियों में वायु है? तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो ऑप्शन एक है वर्गीकरण कौशल, दो है चिंतन कौशल, तीन है संवेगात्मक कौशल, चार है अवलोकन कौशल। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है दो हो जाएगा, चिंतन कौशल। अगला प्रश्न है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। एक है सहयोगात्मक अधिगम, दो है निर्देशित खोज, तीन है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने और चार है समस्या समाधान। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन तीन, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। अगला प्रश्न है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे
सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। 2 है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। 3 है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। 4 है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अगला प्रश्न है प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। 1 है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। 2 है श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। 3 है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। और 4 है शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 है शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना। 2 है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। 3 है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। 4 है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो 1 है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को चार्ट बनवाकर। 2 है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रसूतित नदी को दिखाना। 3 है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। 4 है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो 1 है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। 2 है मास्टरी लर्निंग। 3 है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। 4 है समय का सदुपयोग। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 3, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। अगला प्रश्न है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? 1 है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। 2 है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। 3 है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। 4 है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है
कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। तो एक है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, 2 है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, 3 है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, 4 है गहन जांच परख और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। क्या होगा उत्तर इसका? तीस नंबर का हो जाएगा उत्तर ऑप्शन जो है 4, गहन जांच परख और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नालिनी नीचे दी गई पत्ती का प्रयोग करती है। ए है पक्षियों पर आधारित वृक्ष चित्र दिखाना, बी है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, सी है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो ऑप्शन नालिनी जो है किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपायों का प्रयोग कर रही है? तो ऑप्शन जो है ऑप्शन एक है अपनी पाठ योजना का पालन करना, 2 है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, उसके बाद से 3 है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, 4 है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? एक है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, 2 है आकलन में सफलता प्राप्त करना, 3 है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, 4 है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांक सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो एक है साफ सुथरा रेखांकन, 2 है गणनाएं और अनुमान, 3 है माप के अनुसार चित्रण करना, 4 है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। अगला प्रश्न है कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां ये है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, भी है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है, उसके बाद से सी है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, डी है सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। तो ऑप्शन 1 है ए, बी और डी, 2 है केवल सी, 3 है केवल बी, 4 है ए और बी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, ए, बी और डी। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में ए परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बी रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, सी बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, डी बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। उसके बाद से सही विकल्प इसमें चुनना है। तो 1 है ए और डी, 2 है बी और सी, 3 है केवल सी, 4 है ए, बी और सी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए, बी और सी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो है हमारा अंतिम प्रश्न था, तो इसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर आएंगे हम अगले वीडियो में। तो चलिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि समय पर आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और जो है आप बेहतर तैयारी कर सकें। अब चलते हैं, धन्यवाद।